हेलो फ्रेंड्स। हमने पार्ट वन सी सेट के अंदर देखे कुछ क्वेश्चंस देखे। अब ये पार्ट टू के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 से हम शुरू करते हैं। इसके अंदर दे रखे हैं हमें 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पी क्यू आर एस टी है ना, जिसके अंदर से 3 जो हैं वो इवन है, 3 इवन है और 2 जो हैं ऑड है। ठीक है। अब हमें इस एक्सप्रेशन का बताना है कि क्या ये डेफिनेटली इवन होगा या फिर ऑड भी हो सकता है ना। तो ये हल्का सा बड़ा क्वेश्चन है ना। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप वैल्यूज़ ले लो, है ना। एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप वैल्यूज़ ले लो, इवन नंबर को मान लो 2 4 6, ठीक है, और ऑड को मान लो 1 3, ऐसे, है ना। तो अब ये जो नंबर्स है ना, इनसे आप ये कर करके देख सकते हो, हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने जैसे किया वो ये वाला है कि ठीक है, अपन को यहाँ पे इस ये निकालना है पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस प्लस टी, है ना। एस प्लस टी माइनस में था तो साथ में कॉमन लेके माइनस ऐसे साथ में रख लिए। अब अपन ने सोचना है कि 3 तो इवन नंबर है और 2 ऑड नंबर है। सोच के देखना, अगर यहाँ पे ये तीनों ही इवन है, ये जो पी क्यू आर वाले जो हैं ये तीनों ही इवन है, सोचना। तो इनका सम भी इवन होगा। सोचो 2 4 और 6 हुए तो इनका सम भी इवन होगा। ठीक है। अब जब इसमें से माइनस करेंगे एस प्लस टी, अब एस प्लस टी दोनों ऑड है, दोनों ऑड जैसे सोचो 1 एंड 3 दोनों का जब सम होगा तो नंबर हो जाएगा इवन। तो इवन माइनस इवन वापस से इवन होगा। ठीक है। एक केस मैंने ये ले लिया। फर्स्ट केस में मैंने ऐसे सोच के देखा। अब सेकंड केस में मैं ऐसे सोच के देख सकता हूँ कि ना p प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने प्लस आएगा, p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस प्लस टी। अब जैसे हम देख रहे हैं p प्लस क्यू प्लस आर के अंदर दो तो इवन नंबर्स हैं और एक ऑड नंबर है। ठीक है। तो इनका सम क्या होगा? इसका सम हमेशा ऑड होगा। सोच के देखो, इवन वाले हो गए 2 2 4 एंड 1, तो ये 7 हो रहा है ना। फिर हम जब इसमें से माइनस करेंगे एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर, ठीक है, अब बच गया ना, एक इवन बचेगा क्योंकि यहाँ पे दो थे, तो एक इवन और एक ऑड जो है यहाँ पे दोनों का समेशन होगा, तो ये भी हमेशा ऑड आएगा। और ऑड नंबर से ऑड नंबर माइनस होने पे इवन आएगा, तो सेकंड केस में भी हमें इवन ही मिलेगा। ठीक है। अब ये थर्ड केस है। हाँ, अब थर्ड केस के अंदर क्या है कि p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस प्लस टी। अब इसमें हम मान के चल रहे हैं इसके अंदर एक ही इवन है और दो ऑड है, और जब इसमें से माइनस होंगे तो यहाँ पे दो इवन बच जाएंगे। ठीक है। तो एक इवन और दो ऑड जब ऐड होंगे तो क्या आएगा? इवन ही आएगा, क्योंकि इवन तो इवन है और दो ऑड हो के वापस से इवन हो गए, तो इवन इवन आएगा। और फिर यहाँ पे दो इवन नंबर्स जब ऐड हो रहे हैं तो ये प्रोड्यूस करेंगे एक इवन नंबर खुद, तो ये आंसर इस केस में भी इवन ही आएगा। आप एक बार सोच के देख लेना, आप ठीक से सोचोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी लगेगा कि बहुत कुछ मैंने ऊपर का बता दिया है, बट जस्ट सोच के देखना। एक तो अपना हिट एंड ट्रायल वाला मेथड था कि अपन ने नंबर ले लिए, है ना। एक अपन सिंपली केस बना बना के ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम में, बट अगर अपन ने 2 3 क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए तो फिर नहीं लगेगा, है ना। सेकेंड वाला जो है ये है 2p+q प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी इज डेफिनेटली ऑड। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है अभी हम वो देखने वाले हैं, क्या है डेफिनेटली ऑड होगा। तो इसको सोचें कैसे? इसको अपन ऐसे सोचें कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है 2p+2q प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी। अब सोच के देखना, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं ये जो 2p है और 2r है और 2s है, ये कुछ भी हो जाए, इवन नंबर डालो या ऑड नंबर डालो, हमेशा इवन ही आएंगे, ये हमेशा इवन ही आएंगे। और ये जो दो नंबर हैं q और t बच जाएंगे। तो अगर q और t दो इवन है ना, q भी इवन है और t भी इवन है, सोचो, तो टू इवन्स विल गिव इवन सम, है ना। दो इवन जो है इवन सम देंगे, है ना। तो अगर मैं मान के चलूँ, ऐसा सोचना कि p को मैंने 1 ले लिया, है ना, q को मैंने 2 ले लिया, है ना, और t को मैंने 4 ले लिया। ठीक है। और r को मैंने
आर को मैंने 6 ले लिया और एस को मैं ले लेता हूँ 3 जस्ट फॉर टाइम, है ना। तो अब ये मैं करके देखूँ, 2p+2 प्लस, है ना, q कितना है 2 प्लस 2r इक्वल टू 12 माइनस 2s माइनस 6 प्लस 4। तो अगर ये देखूँगी तो सारे के सारे मुझे इवन ही दिख रहे हैं, तो जो भी सम आएगा वो इवन ही आएगा। तो क्वेश्चन वो हमारी चीज़ जो क्वेश्चन में पूछी थी वो गलत हो गई, है ना, कि दिस इज़ डेफिनेटली ऑड, दिस कैन नॉट बी डेफिनेटली ऑड। तो ये वाली चीज़ हमारी गलत हो गई। तो एक बार हमने सोच लिया ऐसे क्वेश्चन तो हम इजीली कर पाएंगे, है ना। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो दिया है हमें, एक हमें प्राइम नंबर दिया है, एक कंपोजिट नंबर दिया है। प्राइम नंबर में क्या है, प्राइम कुछ भी ले सकते हैं हम, 2 3 5 7 11 कुछ भी ले सकते हैं, कंपोजिट ले सकते हैं, है ना। तो अब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, p+c कैन बी इवन। अब हमने ऐसा कुछ नंबर सोचो कि p-c जो है वो ऐसा कुछ 2 रिलेटेड हो, है ना, छोटा हो। छोटा होगा तो जो है इसमें रैश ये जो है इंटीजर में आएगा आंसर, है ना। तो मैंने बस मान लिया कि कंपोजिट नंबर यहाँ पे 9 ले लिया, है ना, और प्राइम नंबर 11 ले लिया। तो 11 + 9 20 एंड 11 - 9 इज 2। तो ये इवन नंबर आएगा। कैन बी इवन, वो पूछ रहे कैन बी इवन, यस इट कैन बी इवन, है ना। वो पूछा 2p+c कैन बी ऑड। अब सोचो प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर है, ये तो हमेशा इवन होगा। सी कैन कंपोजिट नंबर बी ऑड, हाँ 9 कंपोजिट नंबर है और वो ऑड है, ये भी सही है। 9 कंपोजिट नंबर है और वो ऑड है। कैन पी सी बी ऑड, है ना। एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 × 9 27 ऑड है, हाँ हाँ दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना। तो बस अगर हम ऐसे नंबर सोच सकते हैं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन है, 3 डिजिट नंबर दे रखा है कोई ए बी सी, ऑन मल्टीप्लिकेशन विद डी गिव्स 3 7 dd, है ना। और ये सब जो है डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स, और a+b+c की वैल्यू निकालनी है, a+b+c। अब देखो ऐसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं, जब ए बी सी मल्टीप्लाई होंगे डी के साथ, ये कुछ आएगा 37। अब 37 पे नज़र देखना कि आखिरी में 37 आता कब है, जब अपन करते हैं जब ए से मल्टीप्लाई होता है। 37 को अपन कैसे सोच सकते हैं, जो मैंने एग्जाम में चीज़ सोची थी, इसको मैं सोचता हूँ 36 + 1, कि हो सकता है एक कैरी का आया हो और 36 हो। अब 36 कैन बी 6 × 6 और 9 × 4, है ना। तो मैंने जस्ट मान लिया कि या तो ये 9 है या ये 9 है, इन दोनों में से 9 और 4 का कुछ हो सकता है, एक मेरे को हिंट लगी, है ना। अब मैंने देखा कि सी एंड डी जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी और डी जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो वापस डी दे रहे हैं, तो सी या तो 1 हो सकता है ना। बट अपन अपन ये भी देखें कि 4 × 6 24 होता है, पीछे 4 आएगा इसके, जब 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, या 8 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो 8 आएगा। तो दिस वी ऑल्सो सी। तो जब हम ऐसे सोच लेंगे तो हम एक बार को मैं फिक्स कर लेता हूँ जस्ट फॉर समथिंग, कि मैंने ए को मान लिया 4, है ना, इधर बी सी, और इसको मैंने मान लिया 9, है ना। जब ये सी, हाँ, तो जस्ट अगर इसको मैं मानूं कि 9 किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर की तरफ कुछ ऐसा आ रहा है, क्या हो सकता है, या तो ऐसा हो, या फिर दूसरा केस हो गया 9 इधर बी सी और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ। तो यहाँ मैं जस्ट थोड़े टाइम के लिए मान लेता हूँ कि ये 6 होगा, जस्ट इमेजिन करके ये 6 है, तो 6 × 4, है ना, 24, तो 4 इधर 2 इधर। अब 4 समथिंग से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 ऐड हो रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो अगेन गिविंग 4, जो डी है वो 4 है। तो अपन जानते हैं ना 4 × 3, तो ये 12 होता है, 12 में 2 जोड़ दो तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 सोच के देखो, 3744, है ना। तो जस्ट आपने ना ये चीज़ करनी है, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना इमेजिनेशन पे थोड़ा सा काम करना है, कि प्रैक्टिस ही आएगा। अभी मैं बता दूंगा, बताने में बड़ा इजी लगेगा कि आता है हो गया, बट इसमें यही है। वापस देख लेते हैं क्या करा मैंने, इसको 4 मान लिया, इसको 9 मान लिया, फिर इधर 6 मान लिया।
अब ये मान कैसे लिया, सिर्फ प्रैक्टिस से होता है, जैसे मल्टीप्लाई कर करके हिट एंड ट्रायल ही है ना। और क्या, ये वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग को सिंपली नंबर एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर हो गया 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये नंबर एज्यूम कर लिया, है ना। अब उसको डिवाइड करके देख लें, 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 1 1 7, ठीक है, यहाँ पे बचे 6 6 1 तो 52 होता है 4 जा, ठीक है। फिर यहाँ पे बचे 8 और 1 9, 92 91 होता है 7 जा, ठीक है, 1 3, तो ऐसे डिवाइड करके देखेंगे तो 13 से 13 0 बचेगा, तो ये तो 13 तो पक्का डिवाइड कर रहा है। फिर अपन ने देख लिया कि एक मिनट, हाँ, फिर हम देखेंगे 1 2 3 1 2 3 इसको करके देखेंगे 11 से 11, ठीक है, यहाँ पे बचा 1 3 वापस 11, फिर यहाँ पे बचा 2 1 वापस 11, फिर यहाँ पे बचा 10 102, तो 102 का 99 99 का 3 3, ठीक है, तो ये 11 से भी हो रहा है ना। और अपन देखें अगर इसका 7 से भी करके देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, ये 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 7, है ना, 5 3 बचे 49, है ना, 4 1 4 1 का 35 35 का 6 के बाद 2, तो 56 56, है ना, 63, तो 63 आता है 7 में, तो भाई ये तीनों से डिवाइड हो रहा है सिंपली, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपली इसमें तो डिवाइड करके देख लो, है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स है, उसको अरेंज कर दिया क्यूबिकल ब्लॉक्स के अंदर, है ना, तो कितनी क्यूब्स बनेगी सोच के देखते हैं, है ना। हाँ, 125 अगर आइडेंटिकल क्यूब है तो उसको जब अरेंज करके देखेंगे तो एक इमेजिन करके देखो 5 × 5 का जो है 5 × 5 का जो है एक क्यूब बनेगा, है ना, 5 × 5 का क्यूब बनेगा, ठीक है। तो अब ये ना सिंपली उसके अंदर जो सबसे सेंटर पीस रहेगा ना वही रहेगा जो दूसरी क्यूब से कनेक्टेड रहेगा, सभी जगह से कनेक्टेड रहेगा वो, है ना। तो सिंपली जैसे क्यूब क्यूब कटिंग वाला अपनी जो क्वेश्चंस आते थे या क्यूब पेंटिंग के क्वेश्चन आते थे उसमें ना फॉर्मूला ऐसे होते हैं, सिंपली जो सबसे अंदर वाला है ना, जिसकी ज़ीरो साइड पेंटेड है उस क्यूब की, वो n-2 होल क्यूब होता था। करने को तो मतलब सीधा जो है फॉर्मूला ही है ये, है ना, करने को तो ये सीधा फॉर्मूला ही है, ये लगा दो 5 - 3 का होल क्यूब, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो आंसर तो 27 है। बस वही वही है इसमें, अगर ये जो क्यूब पेंटिंग वाला जो चीज़ रहती है ना कि कितनी साइड पेंटेड है, अगर वो आता है तो हो जाएगा, है ना। और वो पढ़ के, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो पढ़ के देखना चाहिए, तो दिस वाज आल्सो इजी क्वेश्चन, है ना। और 19 क्वेश्चन जो है ये 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर दिस 1 1 2 2 3 3 4 4, ये नंबर है, इसमें 1 2 3 4 4 इवन प्लेसेस हैं, 4 इवन प्लेसेस हैं, और 1 2 नहीं 1 2 3 4 4 ये ऑड प्लेसेस हैं, ठीक है। तो इवन प्लेसेस पे भरने के लिए मेरे पास 2 2 एंड 4 4 4 नंबर है, सिंपली 4 प्लेसेस पे 4 नंबर भरने का तरीका होता है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्योंकि ये 2 एंड 4 4 कॉमन है, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, है ना। और यहाँ पे भी सेम होगा, 4 प्लेसेस पे 4 नंबर भरने के लिए 4 फैक्टोरियल होते हैं, और क्योंकि इसके अंदर 1 1 3 3 कॉमन होंगे, ये ऑड प्लेसेस है, ऑड प्लेसेस के कॉमन होंगे, तो 2 फैक्टोरियल 1 के लिए और 1 1 के लिए, और 3 फैक्टोरियल क्योंकि 2 बार 3 है ना, वो करेंगे तो इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा, तो आंसर होएगा 6 × 6 इक्वल टू 36, इसका आंसर होगा ये, सॉरी गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, तो ये 6 × 6 36 होगा इसका आंसर। सिंपली वही है, अगर अपन को पीएनसी आता है, पीएनसी के कुछ क्वेश्चंस तो मैं बेसिक क्वेश्चंस तो मैं करा दूंगा कि ये कैसे काम किया, है ना। बस सिंपली वही था कि 4 जगह थी, है ना, 4 जगहों पे
अपने लिए 2 सिमिलर भर सकते थे और दूसरे 2 और सिमिलर भर सकते थे। तो वो नीचे फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देते हैं। ये बस सिंपली, अगर किसी को नहीं पता है तो पीएनसी हल्का सा पढ़ लेना, समझ जाओगे, नहीं तो मैं बता दूंगा किसी को नहीं आता था। अब ये वाला क्वेश्चन था, एबीसी जो है ये अपने आप अलग से इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं कि ए जो है उसको लगता है 8 दिन कुछ काम को करने के लिए, अगर खुद ही अकेला करेगा तो। और बी को लगते हैं 16 दिन उस काम को फिनिश करने के लिए और सी को लगते हैं 12 दिन। तो मैं इन तीनों का वो करके मैं सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लूँ इनका, 8, 16, 12, इनका एलसीएम निकाल लूँ। ठीक है, 2, 4, 3, ठीक है, 2, 2 और 3, है ना। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 × 4 × 3, तो ये हो जाएगा 16 × 3 = 48, इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना। हल्का सा थोड़ा सा फास्ट करना। फिर अपन से पूछ रहे हैं कि जो है ऐसे काम करते हैं, ऐसे करते हैं कि ए जो है मंडे को काम करता है, बी जो है ट्यूसडे को काम करता है और सी जो है वेडनेसडे को काम करता है। और ऐसे चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। हमें बताना है कि काम जो है थर्सडे को ख़त्म होगा और 10 दिन में ख़त्म होगा, ये हमें चेक करना है कि क्या थर्सडे को ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं ना ऐसा करता हूँ, ये जो मैंने एलसीएम निकाला 48, जब मैं 48 को, है ना, 8 से डिवाइड करूँगा तो 6 यूनिट, अगर टोटल वर्क मैं मान के चल रहा हूँ 48 यूनिट है और 8 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में ए जो है 6 यूनिट करता है, ए का है। वैसे ही सिमिलरली 48 डिवाइडेड बाय 16 जब मैं करूँगा तो 3 यूनिट बी जो है 3 यूनिट करता है और 48 डिवाइडेड बाय 12 जब मैं करूँगा तो ये होता है 4 यूनिट, ये करता है सी। तो अगर 3 का मैं देखूँ, अगर मंडे को इसने शुरू करा तो ये 6 यूनिट काम ख़त्म करेगा, ट्यूसडे को ये 3 यूनिट काम ख़त्म करेगा, तो टोटल काम ख़त्म 9 यूनिट्स हो जाएगा। और यहाँ पे वेडनेसडे के दिन ये जो है सी जो है यहाँ पे 4 यूनिट करेगा, तो 13 यूनिट्स 3 दिन में इन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर जो है 13 यूनिट ख़त्म हो जा रहा है काम। टोटल अपना काम है 48 यूनिट्स, बट हम 38 यूनिट्स ख़त्म कर दे रहे हैं। ओके, तो ये तो पहली चीज़ हुई, है ना। अब अपन देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में 13 यूनिट्स हो गया, वैसे ही थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के अंदर 13 यूनिट हो जाएगा, फिर वैसे ही संडे मंडे ट्यूसडे के अंदर हो जाएगा 13 यूनिट, है ना। फिर उसके बाद में ये पूरे के पूरे मिला के 39 हो गए, हमें तो 48 करने। ठीक है, तो ये कितना करता है अपना 6 यूनिट, है ना। अगले दिन वेडनेसडे के दिन 6 यूनिट होंगे एक के, फिर थर्सडे के होंगे, तो ये 45 हो जाएंगे अगर मिला के। यहाँ तक 45 यूनिट्स फिनिश हो चुके हैं और ये 10th डे पे 45 यूनिट्स फिनिश हो चुके हैं, है ना। और 11th डे पे ये, क्योंकि ये 3 करेगा, तो यहाँ पे 11th डे पे ऑन 11th डे वर्क फिनिश होगा। तो वो जो क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि 10th डे पे फिनिश होगा, तो वो 10th डे पे नहीं होगा, वो होगा 11th डे पे। और वो 11th डे जो है हमारा, वो थर्सडे ही है। देख लो भाई, यहाँ पे वेडनेसडे आ रहा था, यहाँ पे सैटरडे आ रहा था, यहाँ पे ट्यूसडे आ रहा था, यहाँ पे वेडनेसडे और थर्सडे के दिन 11 डे है। अगर अपन ऐसे भी देखें, कि मंडे से शुरू कर रहा है तो अगले मंडे पे 8th डे होगा, है ना। तो थर्सडे पे 11th डे ही होगा। थोड़ा सा आप करके देखोगे तो थर्सडे पे, है ना, तो सिंपली थर्सडे पे एंड तो होगा, है ना। यहाँ पे इसका आंसर है कि 10 दिन में तो ख़त्म नहीं होगा, ये गलत, थर्सडे पे फिनिश होगा, ये सही है। तो आंसर ए हो गया। थोड़ा सा आप करके देखोगे तो आप भी समझ जाओगे, इतना मुश्किल नहीं है ना। ठीक है।